अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरजू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी ज्वाइन किया है साजिद तारड़ साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आज आप आए माय हैं। प्लेजर, माय और प्लेजर सर आरजू। आपके देखने वालों को हैप्पी दीपावली और बंदी छोड़ दिवस। मैं आपको पता है, खासकर मेरा यहाँ पे अमेरिका के अंदर जो है वो मेरे जो बिजनेस पार्टनर तो नहीं कहूंगा, मेरे भाइयों से भी आगे हैं वो। उनका नाम जसदीप है और मैं हमेशा उनके साथ इवेंट्स भी इंजॉय करता हूँ। खासकर गुरुद्वारा साहब जाता हूँ, लोकल मंदिर में मेरे दोस्त हैं वहां जाता हूँ। और आज दीपावली जो कि एक फेस्टिव, जिसके संस्कृत का लफ्ज है दीपावली, लाइन्स ऑफ जो दीप्स, जी फेस्टिवल ऑफ लाइट। लाइट मेरा मकसद है कि एक ऐसी चीज है जिससे वो आप समझ लें, उम्मीद की लाइट समझ लें, अंधेरे के अंदर उजाला, रोशनी, तालीम की लाइट समझ लें। इट्स अ वंडरफुल इवेंट। बंदी छोड़ दिवस के पीछे हिस्ट्री मौजूद है। और आज बल्कि खासकर मैं अक्सर डिस्कस करता हूं कि भारत के अंदर दिवाली पे क्या मनाया जाता है। तो खासकर आज फिर मैं जसदीप से उठते वक्त ऑफिस में चीजें पूछ रहा था, तो वो कह रहे थे, जो मुझे नहीं पता था, कि दिवाली से एक दिन लोग नए बर्तन खरीदते हैं। मैंने ये नहीं, मुझे पता था इस बात एक दिन का। पहले सर वो धनतेरस कहलाता है वो। और मुझे पता था लक्ष्मी जो है उसकी उस दिन जो पूजा की जाती है उसके बारे में अंदाजा था। लेकिन मुझे ये नहीं अंदाजा था कि दिवाली से एक दिन पहले जो है वो नए बर्तन खरीदना भी एक पार्ट ऑफ ट्रेडिशन है। तो जी आपके देखने वालों को सबको मैं मेरे दिल की गहराइयों से आपको दिवाली मुबारक, और सबके लिए बेहतरी हो, अच्छी चीजें आए जिंदगी में, मुस्तकबिल के बारे में। तो लेट्स स्टार्टेड। और उसमें आज असल में कई चीजें हैं कवर करने वाली। मैं बल्कि मुबारकबाद पेश करना चाहूंगा क्रिकेट टीम की विक्ट्री के। बहुत अच्छी गेम थी। और जो सबसे अच्छी बात उसमें आरजू ये थी कि तकरीबन 90,000 लोग थे दोनों साइडों से। पाकिस्तान और भारत के झंडे उठा रखे थे। बड़ा अच्छा, उन्होंने अच्छी हार्मनी के अंदर मैच देखा। दोनों टीमों ने अच्छी गेम खेली और मैं समझता हूं कि जिस तरह स्पोर्ट्स को एंजॉय करना चाहिए इसी तरह किया। और मैं समझता हूँ ये दिवाली का तोहफा था हमारे भारतीय भाइयों को। और मैं वेरी नाइस। और तीसरा उनको दिवाली का तोहफा जो है वो मैं समझता हूँ कि ऋषि सोनक की वजह से मैं उनके। यही कहने वाली थी सर, मैं एग्जैक्टली यही आपको कहने वाली तो थी। ये तो जी तीन तीन तोहफे हैं दिवाली के। तो लोगों को मैं कहता हूँ, दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को एंजॉय करना चाहिए। वेरी नाइस। बल्कि ऋषि साहब की तो मैं खुद एंजॉय कर रहा हूं, क्योंकि हमारे पंजाबी भाई हैं। गुजरांवाला से रामदास थे उनके दादा, पैटर्नल ग्रैंडफादर। 1935 में वो शिफ्ट हो गए, बिफोर पार्टीशन ही, अफ्रीका में। और फिर वहां से कहते हैं स्काई इज द लिमिट। वेरी इंटेलिजेंट जेंटलमैन। फुल ब्राइट स्कॉलरशिप पे स्टैनफोर्ड में आए, यहीं पे अपनी वाइफ को मिले। और फिर मैं समझता हूं कि आगे कहते हैं कि उनके ऊपर जो है वो रहमतें और बरकतें बनती रही। इस वक्त ना सिर्फ ही इज प्राइम मिनिस्टर, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो है एवर, जो नॉन वाइट। और मैं बल्कि आज ऑफिस में सारा दिन डिस्कस कर रहा था कि वी वर ब्रिटिश कॉलोनी, और टुडे आज मैं समझता हूँ बड़ा फख्र वाली बात है कि वन ऑफ अस इज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बरतानिया। और उसमें मैं ये भी बड़ी खुशी की बात है कि उनको ना सिर्फ भारतीय नजाद ब्रिटिश लोगों की सपोर्ट हासिल थी, पाकिस्तानी जो नजाद ब्रिटिश थे उनकी भी सपोर्ट हासिल थी। मैं समझता हूँ इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड फॉर ऑल ऑफ अस टुडे। मैं आई एम वेरी प्लीज्ड विद देम। थोड़ा सा मैं आज थोड़ा सा सुबह एक खबर मुझे डाइजेस्ट करने में मुश्किल थी, अरशद शरीफ साहब के बारे में जो कीनिया में हुआ। सारा दिन मुझे आज उस पर मलाल भी रहा, अफसोस भी रहा, वरना इस अ बिग डे टुडे। मेरे ख्याल में तीन बिल्कुल। चार, दिवाली की, क्रिकेट की और ऋषि सोनक की जो थी, ये तीनों अच्छी खबरें थी। लेकिन जो अरशद शरीफ साहब और खासकर उनके छोटे छोटे बच्चे, सहाफत के लिहाज से जब भी किसी सहाफी के साथ ज्यादती होती है तो मैं आई डोंट अप्रिशिएट, आई डोंट, चाहे जो भी उनका पॉइंट ऑफ व्यू जिस तरह का भी हो, लेकिन उनका काम था लोगों तक खबरें पहुंचाना। और मेरे ख्याल में किसी का भी जो है इस तरह तरीके से जाना दुनिया से, जिनके छोटे छोटे बच्चे थे, उनके उस लिहाज से। और बड़ी दर्दनाक स्टोरी उनकी फैमिली की। उनके वालिद साहब जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उसी दिन उनके छोटे भाई का इंतकाल हुआ हादसे में, जो मेजर थे आर्मी में। जी तो द फैमिली इज फुल ऑफ सारोज एंड ट्रेजिडीज। तो आज बिल्कुल इस तरह का था। लेकिन ये कि मैं समझता हूं
कि आज भारत के लिए, और ना सिर्फ बल्कि इससे एक हफ्ता पहले जो खबर उनकी थी कि उन्होंने उनका सैटेलाइट गया ऊपर, जी 36 जिसमें सैटेलाइट्स ऊपर गए, 1,000 करोड़ उससे इनकम भारत की उस वजह से आई। तो ये सारी चीजें भारत के लिए, हमारे वो जो देखने वाले हमारे जिन लोगों के साथ हमारा, वो इट वाज वेरी गुड। मैं उन पे भी बातें कर रहा था, तो बड़ी अच्छी न्यूज थी। पिछला पूरा हफ्ता वाज वेरी गुड फॉर इंडिया। और मैं उसमें बल्कि एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा, हमारे पाकिस्तान में तोशा खाना इज पार्ट ऑफ डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि इमरान खान के हवाले से। और उसी के साथ मोदी जी ने अपनी एक वहां से उन्होंने, जब वो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे उस वक्त का एक वाकया बताया, बल्कि वो हर पाकिस्तानी को देखना चाहिए, सुनना चाहिए उसको, ताकि आगे मुस्तकबिल में हमारे जो लीडरान हैं वो भी इसी तरह के स्टेप उठा सकें। उन्होंने एक्शन करते थे मोदी जी गुजरात में, और विमेन गर्ल्स एम्पावरमेंट की एक एनजीओ थी जिसको सपोर्ट करते रहे, तकरीबन 100 करोड़ के करीब उन्होंने पैसे इकट्ठे करके दिए। उनका मैंने इंटरव्यू सुना और इट वाज वेरी आई ओपनिंग, जबकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त एक तोशा खाना रिलेटेड जो है वो एक कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये इस दफा ये खबरें थी काफी। मैं दिनों के बाद आया, आरजू आपको पता ही है मैं खुद ट्रैवलिंग में था। जी जी And I always miss your program, Arzu. You are loved by many friends. मुझे हमेशा मेरे दोस्त हैं वो मुझे बताते रहते हैं, you have a large number of viewers on the across the border. You are loved from the both sides. That is remarkable. आपकी स्माइल, आपकी जर्नलिस्टिक जो है वो क्वालिटीज एंड एबिलिटीज रिमार्केबल। और मैं समझता हूँ कि I always miss your program. Always miss your program. नहीं वही सर, इसीलिए मैंने आज बहुत कोशिश करके, कि आप बहुत बिजी थे, लेकिन मैंने कहा नहीं सर प्लीज थोड़ा सा टाइम दे दें। तो सर अब अगर बात शुरू करें हम अरशद शरीफ साहब से। सर कहा यह जा रहा है इमरान खान की पार्टी की तरफ से कि जी इनका लॉन्ग मार्च रोकने के लिए सब कुछ किया गया, और जिस तरह से गोलियां चलाई गई हैं गाड़ी के ऊपर, सारी गोलियां उसी साइड पे जहां पे अरशद शरीफ साहब थे। और कीनिया वैसे बड़ा, आप जानते हैं, बड़ा बदनाम है इस सिलसिले में, क्या कहेंगे आप? तो उसमें मैं ये बताना चाहूंगा, जो मेरा एक तो मैं अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगा। मैं खुद आज से कुछ साल पहले कीनिया गया था, नैरोबी। बल्कि जो मेरे जिन भाई की बात कर रहा हूं जो मेरे साथ होते हैं, उनको अवार्ड दिया गया था एक सिख ऑर्गेनाइजेशन ने, सिख ऑफ द ईयर। तो नैरोबी में इवेंट था, मैं खुद वहां गया। मैं फर्स्ट हैंड आपको अपना भी एक्सपीरियंस बताऊंगा। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा मैं जिस चीज को कंडेम करना चाहूंगा, उन हालात को, और या जिन लोगों ने वो हालात क्रिएट किए जिसकी वजह से अरशद शरीफ या दूसरे हमारे जो जर्नलिस्ट हैं उनको मुल्क छोड़ना पड़ता है। ये एक ट्रेजेडी है, ये एक ज्यादती है कि ऐसा माहौल क्यों क्रिएट हुआ है कि अरशद शरीफ को अपने बच्चे फैमिली छोड़ के जाना पड़ा। एक तो सबसे बड़ा हमें चाहिए कि उस ग्रास रूट इशू को डिस्कस करें, कंडेम करें, और कोशिश करें कि आइंदा फ्यूचर में कोई सहाफी जो है, बच्चों का बाप जो है, अपने वो उनका साया अपने बच्चों पे रहे। किसी माँ का जो बेटा है वो ना इस तरह कत्ल किया जाए, किसी बीवी का शोहर ना कत्ल किया जाए। तो वो ग्रास रूट मैं कंडेम करूंगा कि वो सर्कमस्टांसेस ऐसे क्यों आए थे। अब उसके बाद दूसरी चीज थी कि वो बिल्कुल, अब मैं एग्री करूंगा कि जब वो मैं कीनिया की स्टेटमेंट में, बल्कि आपके सेगमेंट में आने से पहले मैं 1 मिनट कीनिया के एक टीवी को देख रहा था, उसके ऊपर भी कई क्वेश्चन मार्क थे कि 9 गोलियां क्यों दागी गई, नंबर 1। दूसरा, टायर क्यों नहीं उसको उसको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। फिर उसके बाद ये है कि देखा जाए तो कई कई क्वेश्चन मार्क है। अब जो मैं कीनिया की जब बात कर रहा था, आज मैं अरशद शरीफ साहब के बारे में सारा दिन जो पढ़ता रहा हूं, तो दुनिया में करप्ट पुलिस, जो जितनी दुनिया की करप्ट पुलिस है, उसमें कीनिया की पुलिस का नंबर जो है 10वां नंबर है। पाकिस्तान की जो पुलिस है उसका करप्शन में 13वां नंबर है, लेकिन कीनिया की जो पुलिस है वो हमारे पाकिस्तान पुलिस से भी 3 नंबर आगे है। और उसमें उनसे कुछ भी बैद नहीं है। मैं जब कीनिया गया तो आरजू, मैंने एक दिन वहां से गाड़ी हायर की, आज से तकरीबन 6-7 साल पहले की बात है। तो मैंने नैरोबी देखने के लिए निकला, तो गाड़ी में बैठ के मैंने जब फोन उठाया तो मुझे फौरन ड्राइवर ने गाड़ी रोक के उसने कहा कि आप अपनी गाड़ी का शीशा चढ़ाएं, यहाँ पे लोग फोन नहीं छीनते, जिस हाथ के अंदर फोन होता है पूरा बाजू ही उतार लेते हैं। तो कीनिया के अंदर ये हालात थे। वहां पे क्राइम के हालात बड़े खराब हैं वहां पे।
और पता नहीं किन सर्कमस्टांसेस में अरशद शरीफ साहब वहां पे गए। और दूसरा, आज जो मैं कीनिया का टीवी देख रहा था, जिस फार्म पर वो ठहरे हुए थे, उसके बारे में भी कोई मुख्तलिफ किस्म की राय है। एक इसमें कंफ्यूजन ये भी है कि जब उन पे गोलियों से हमला किया गया, ड्राइवर फिर भी खुद, क्योंकि खुद भी जख्मी था, लेकिन गाड़ी भगाकर वो किसी दूसरे पॉइंट पर चला गया। वहां से जाके ये भी एक क्वेश्चन मार्क है, क्यों क्यों गया वहां पे। लेकिन जब आपके साथ एक साथ वाली सीट पर एक बंदा बहुत खतरनाक हालत में जख्मी हो, आप हॉस्पिटल जाते हैं, आप फौरन शेल्टर वाली जगह पे नहीं जाते। उसके बारे में कई अभी क्वेश्चन है जिनके जवाब चाहिए। लेकिन मैं कहता हूं इसकी इसकी एक जो जर्नलिस्टों की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा ख्याल है उनको अपना रोल अदा करना चाहिए और इसकी गहराई तक जाए, क्वेश्चन इसमें से आंसर्स लें। क्योंकि वो बच्चे, अरशद शरीफ के बच्चे, उनकी माँ बाप, उसकी वालदा, जो उनके दोस्त हैं, वो इन सारे जवाबों के हकदार हैं। पता चलना चाहिए और इनका सदेबाब करना चाहिए। लेकिन इस वन ऑफ द डार्केस्ट डे इन द हिस्ट्री ऑफ जर्नलिज्म ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, लेकिन सर आज तक किसी को तो पकड़ा गया नहीं पाकिस्तान में, चाहे आप लियाकत अली खान से शुरू करके अरशद शरीफ साहब तक पहुंचे, तो हमने नहीं देखा कि कोई पकड़ा गया हो। आपके ख्याल देखिए, से अभी कुछ उसमें होगा? मैंने आपको कहा है कि आपकी पुलिस दुनिया में, करप्ट पुलिस जो है पूरी दुनिया में, उनका 13वां नंबर है, आपकी अदालतों का 124 नंबर है 139 में से। तो कोई इतने हालात साजगार नहीं है आपके पाकिस्तान के अंदर, अगर देखा जाए तो चीजों को सॉल्व करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर ग्रुप हैं, मुख्तलिफ किस्म के माफियाज हैं, इन्वॉल्व हैं सारे। आज मैं जब सुबह किसी से बात कर रहा था, तो आपकी आपकी पुलिस जो है वो भी जराइम में खुद इन्वॉल्व कई केसेस में पाई जाती है। लेकिन ये कि मेरा ये गुजारिश ये है कि जब भी ये ख्वाब लोगों को दिखाए जाते हैं कि हम 500 ओवरसीज पाकिस्तानीज को लाकर यहाँ पे उनकी इन्वेस्टमेंट कराएंगे तो तरक्की हो जाएगी पाकिस्तान की, तो उनके लिए गुजारिश ये है कि वो लोग जो 500 होंगे, वो आंखों से अंधे नहीं होंगे, कानों से बहरे नहीं होंगे। जो पैसा लेकर आएंगे, वो सबसे पहले क्या चीज देखते हैं कि यहाँ की अदालतें हमारे साथ क्या करेंगी, यहाँ की पुलिस हमारे साथ क्या करेगी। तो ये इस तरह के ख्वाब आज भी दिखाए जा रहे हैं पाकिस्तान में कि 500 ओवरसीज पाकिस्तानीज आएंगे वो और अपना पैसा यहाँ लगाएंगे, और दूध की नहरें और शहद की नहरें जो है वो यहाँ चलना शुरू हो जाएंगी। उनके लिए गुजारिश ये है कि पहले अपने लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर करें। आप अभी एक सियासी पार्टी का अभी पूरा डिस्क्वालिफिकेशन, अभी उनके पास कानूनी चाराजोई करने की है, लेकिन आपने 6 जगह से मोटरवे ब्लॉक कर दी। पाकिस्तान की मुआशी जो एक एक्टिविटी होती है उसको आपने रोकने की कोशिश की है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी और जो वो 500 इन्वेस्टर जो आप कह रहे हैं आएंगे, वो ये सारी चीजें देख रहे हैं, वो आंखों से अंधे नहीं। सर इस्लामाबाद में भी जगह जगह कंटेनर रखे हुए हैं। इमरान खान ने कहा कि वो थर्सडे या फ्राइडे को बताएंगे कि वो लॉन्ग मार्च कब कर रहे हैं। दूसरी तरफ जो फेडरल मिनिस्टर ऑफ लॉ है, उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है। देखिए, वो जिस तरह मैंने कहा है आपको कि पाकिस्तान के हालात अगर देखा जाए तो साजगार नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त जो भी एक्टिविटी है, जिस तरह की भी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इज एट द पीक। इस वक्त आपके हालात इंटरनल बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अगर देखा जाए तो आपके सूबे किसी और डायरेक्शन में हैं, 11 पार्टियां किसी और डायरेक्शन में हैं, और आपकी सबसे पॉपुलर पार्टी जो लीडरशिप है उनकी, वो किसी और डायरेक्शन में, वो पाकिस्तान को फेल करना चाहते हैं। उनकी इंटेंशंस पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं है। मैं यही तो कहता हूं कि इनकी इनकी तवज्जो तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान पे होनी चाहिए। आज स्टेट ऑफ पाकिस्तान सिसक रही है मेरे ख्याल। सर ये भी बहुत कहा जा रहा है कई तरफ से कि इमरान खान को हटाने के लिए जो है सब कुछ हो रहा था, अब उनको हटा दिया गया है। इसी वजह से इनको अमेरिका से फंड्स वगैरह भी मिलना शुरू हो गए हैं और कई तरह की चीजें जो है वो अमेरिका की तरफ से दी जा रही हैं। आखिर इमरान खान ऐसा कौन सा कारनामा कर रहे थे जिसके लिए अमेरिका इतना कुछ करेगा उन्हें हटाने को? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमेशा कहता हूं आरजू कि इन्होंने अमेरिका को सर्व किया बड़े अच्छे तरीके से। अमेरिका की एक ख्वाहिश थी कि चाइना का सी पैक जो है वो बंद किया जाए। खान साहब ने प्लेट में रख के वो उनको अमेरिका को डिलीवर कर दिया। दूसरा, डोनाल्ड ट्रंप पीरियड में आए, इनकी कोई शनाख्त नहीं थी यहाँ पे, इनको जितनी पेशराई दी गई, डोनाल्ड ट्रंप साहब जितना पॉसिबल कर सकते थे। मैं खुद कई चीजों में इन्वॉल्व था उस वक्त, उस टाइम एडमिनिस्ट्रेशन में, तो इनको बड़ा उस वक्त प्रोटोकॉल सब चीजें मिली। अब वो दूसरी तरफ जब आप मेरा मकसद है कि अगर जो बाइडन ये खुद सोचें थोड़ा सा, अगर
उस वक्त भी उस दौरे में इन्होंने कई गलतियां की। और उसके बाद जो बाइडेन साहब आए हैं, इनको सोचना यह चाहिए था कि जो बाइडेन साहब तो ओबामा की एक्सटेंशन है। ओबामा साहब जिस तरह की पाकिस्तान के साथ रिलेशनशिप चाहते थे, बिल्कुल उसी तरह के रिलेशनशिप आज आपके हैं उनके साथ। लेकिन आप ये बताएं कि अगर आपको अमेरिका के साथ इतने आपके हालते जंग में है, जिस तरह आप लोगों को जलसों में बताते हैं, तो $25,000 महीने की वो फर्म क्यों हायर कर रखी है आपने हालात बेहतर करने के लिए? मेरी ये समझ से बाहर है, लोगों को बेवकूफ बना रखा है। रजीम चेंज, गुलामी के जंजीरें, तो भाई $25,000 महीने का क्यों वहां पे आप कर रहे हो? वो सैलाब जदगान को दो जाके। बल्कि आरजू मैं ये बताऊंगा कि असल चेहरा इनका क्या है। खान साहब ने 52 जलसे किए हैं, 52। और अगर देखा जाए तो हर जलसे का खर्चा जो है 2 करोड़ से ज्यादा क्या है। अब जरा उसका तखमीना लगाएं आप कि इतना पैसा कहां से आ रहा है, और अगर ये सैलाब वालों को क्यों नहीं देते ये पैसा सारा। लेकिन कुर्सी की, पावर की, और वो जो रिंग रोड के पैसे हैं उसकी हिवस इतनी बढ़ चुकी है कि इस वक्त लोगों को पागल कर दिया इन्होंने बिल्कुल। और किसी का कोई पाकिस्तान के लिए इंटेंशन नहीं है। और जब पावर में आते हैं तो उस्मान बुज़दार इनका मेरिट होता है। उस वक्त वजीर आला जो है महमूद, उसका मेरिट इनका होता है। और 20-20 साल के इन्होंने लौंडे लपाड़े अपने वजीर बना लेते हैं, सेनेटर बना लेते हैं। जिस तरह मैंने आपके शायद पिछले सेगमेंट में कहा था, वो सेनेटर साहब फैसल साहब है, उनकी क्या क्वालिफिकेशन है सिवाय इसके कि उनकी आवाज भारी है। उसी आवाज की वजह से उनको सेनेटर बना के वजारतें दे देते हैं। खुद अपना मेरिट इनका क्या है? तो सर हर प्राइम मिनिस्टर को चापलूसी क्यों पसंद आती है? हमारे यहाँ कोई काम को नहीं देखता, बस जो उनके जूते पॉलिश करता है ये कहते हैं ठीक है। आरजू ये पहले नाकाम वजीर आजम नहीं थे। ये पहले नाकाम वजीर आजम नहीं थे। ये हमारे साथ जो धोखा है 75 साल से हो रहा है, 75 साल से। मैं अगले दिन देख रहा था, पढ़ रहा था सदर अयूब के बारे में, एक आर्टिकल पढ़ रहा था। सदर अयूब खान वाज नॉट अ फेवरेट आर्मी मैन इन द आईज ऑफ कायदे आजम। कायदे आजम साहब ने कई दफा उनको सैक करने की कोशिश की। उनका ट्रांसफर ईस्ट पाकिस्तान किया गया। फिर उस आदमी ने पावर में आके किस तरीके से अपने बच्चों को एडीसी बनाया फिर अपने साथ, और किस तरीके से गौहर अयूब की करप्शन की स्टोरियां इस पूरे पाकिस्तान में गूंजती रही। किस तरीके से सिकंदर मिर्जा पाकिस्तान के साथ क्या करता रहा है। किस तरीके से भुट्टो साहब ने जो कुछ किया, उधर तुम इधर हम। किस तरीके से फिर नवाज शरीफ साहब की तरबियत इन्होंने की। हर चीज तो आपकी इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट की तैयार शुदा है। कोई इंडिपेंडेंट सियासतदान तो है नहीं आपका कोई भी। आपका पूरे का पूरा सिस्टम ही हाइब्रिड है। पूरे का पूरा सिस्टम हाइब्रिड है आपका। आपको हकीकत जो है अगर देखा जाए तो, बल्कि उसको डायरेक्टली मैं रिलेट करूंगा कि आप कहते हैं कि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, मैं ऋषि सोनक के साथ इसको अटैच करूंगा। वो आते हैं यहां पे पढ़ने वीजे लेकर, हमारे आते हैं भूख अफलास को खत्म करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करके। वो अपने इंस्टीट्यूशन से तालीम लेकर आते हैं, हम भूख लेकर आते हैं यहाँ पे। हम अपनी भूख खत्म करते हैं पहले आके, फिर उसके बाद देखें अगर हमारी पाकिस्तान में कुछ जमहूरी नशोनुमा नहीं है तो फिर हम यहाँ आके क्या करेंगे? पीटीआई बनाएंगे ना। सर आप ये भी तो ये भी देखिए ना कि वो लोग आते हैं तो सर वो प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं यूके के, हमारे जाते हैं तो हम नारे लगाते हैं वहां पे। आपने मिसाल देखनी है अपने ब्रिटिश पाकिस्तानियों की तो नवाज शरीफ के फ्लैट के बाहर देखें। आपका जो डायस्पोरा है वो नून लीग को कहता है नून लीग, और पीपल्स पार्टी को कहता है पीपल पार्टी। आपका डायस्पोरा ये उसका स्टैंडर्ड है। तो उसमें क्या करेंगे? तो कंपैरिजन तो है नहीं ना। कंपैरिजन मैंने तो करना ही छोड़ दिया। उसकी वजह फजूल टाइम जाया करना। आपका कंपैरिजन तो बांग्लादेश के साथ भी नहीं है आरजू। आपका कंपैरिजन इस वक्त सोमालिया और अफगानिस्तान है, क्योंकि आपको तरबियत दी जा रही है। आपका जो ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट, आपका मदीना, आपकी रियासत मदीना का जो आर्किटेक्ट है, आपको किस चीज की ट्रेनिंग दे रहा है? जिहाद की। जरा देखें, दुनिया का अलमिया देखें कि आपका ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है, और आपको यहां पे यह भी बताना चाहूंगा ऋषि सोनक भी ग्रेजुएट है ऑक्सफोर्ड का, लिंकन इनका। उसने भी फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पढ़ी वहां से। वो कहां जा रहा है? तो हमारा ऑक्सफोर्ड का ग्रेजुएट है, वो कहता है आओ जी। मैंने कहता जी देख पक चुकी 25 करोड़ लोगों की, अब तो जिहाद के लिए तैयारी हो चुकी है, अब तो मैंने माचिस दिखानी है भाई। वो कहता माचिस दिखाऊंगा और भूम के साथ सारा कुछ। कहता मैं इस्लामाबाद सीट में बैठा हूँ प्राइम मिनिस्टर। देखिए जरा इसकी बात। सर अब तो वो कहते हैं कि बड़ी एंटरटेनमेंट होगी लॉन्ग मार्च में, फैमिलीज आएंगी, बड़ा एंटरटेनमेंट है। उन्होंने कहा सुबह उमर बिन मारूफ होगा, दोपहर को नाच होगा, रात को गाने होंगे।
और मैं हैरान हूं कि बताया जा रहा है कि जो लोग आएंगे उनको खाने पीने का, रिहाइश का, बिस्तरों का, सबका बंदोबस्त किया जाए। पता नहीं ये पैसा कहां से आ रहा है सारा, मेरी समझ से बाहर। इन यहां खाना पीना दोगे तो 4 करोड़ जो बैठे हैं सैलाब के बगैर, उनको क्यों नहीं देते? वो क्या सोचेंगे? जब यहां इनको खाना पीना दोगे, यहां रोज दास करोगे, यहां ताउला नियाजी को बुलाओगे, तो वो दुश्मन है तुम्हारे 4 करोड़ जो खुले आसमान के नीचे बैठे हैं, उनकी बद्दुआएं नहीं लगेगी आपको? बिल्कुल सही। लेकिन लेकिन यही अलमियात है आरजू। मैंने आपको शायद ये पहले भी 1-2 दफा कहा है, मुझे अमेरिका में आके पाकिस्तान की हिस्ट्री दोबारा पढ़नी पड़ी, मुझे देखना पड़ा है। मुझे यहाँ ब्रिटिश और अमेरिकन लोगों ने जो पाकिस्तान की हिस्ट्री लिखी आपके लीडरान के बारे में, मुझे वो पढ़नी पड़ी आगे। मुझे दोबारा देखना पड़ा कि उस रीजन के हीरो, असली हीरो कौन थे। वो फॉरेन इन्वेडर नहीं थे। मैं मुगलों को अपना लीडर नहीं समझता हूं। उन्होंने आके मेरे आबाओ-अजदाद के ऊपर जुल्म ढाए, उन्होंने आके, वो इन्वेडर थे। उनको मैं हीरो नहीं मानता। आपकी किताबों में आपको हीरो बताया जाते हैं। मुझे दोबारा ढूंढना पड़ा आके यहाँ पे कि मेरे इलाके से हीरो कौन थे। सर वो तो पाकिस्तानी स्टडीज जो है बिल्कुल ही झूठ है, एक तरह का, उसमें सब कुछ गलत लिखा हुआ है, और हिस्ट्री में भी, हिस्ट्री की बुक्स में भी। मिसलीड लेकिन किया। यही तो ट्रेजेडी है कि पाकिस्तान के, कि हमें असली हालात से, चीजों से दूर किया जाता है। नफरतों से शुरू करते हैं। 78 फिरके बना दिए गए हैं। शिया सुन्नी से लड़ा रहे हैं, सुन्नियों से वहाबियों को लड़ा रहे हैं, उधर से अहले हदीस को लड़ा रहे हैं। मेरा मकसद एक ऐसा विशेष साइकिल बना दिया गया है। आज आप देखें कितने डिवाइडेड है आप। अब नून लीग वाले और आपके इस वक्त पीटीआई एक दूसरे को मारने को, अपने कपड़े फाड़ने को फिर रहे हैं। ये तरबियत है आप। मैं कहता हूं जो जिस तरीके से हमें मुजाहिदीन का जो टीके जहर के भर भर के ज़ियाउल हक ने लगाए थे, उनको भी 20 साल लगे थे ठीक होने में। अब ये देखें जो नई ट्रेनिंग हुई है आपकी जिहाद की, अब कितना अरसा लगता है। आपका खुद ही तरक्की करने का कोई मूड नहीं है, खुद ही तरक्की करने का मूड नहीं। अब दूसरी मैं बता देता हूं, फैटअप से आप निकल आए, मुबारक हो आपको। अब इसमें होगा क्या? आपने देखा, मैं बड़े आर्टिकल पढ़ने की कोशिश की कि फैटअप से फायदा क्या होगा। उन्होंने कहा जी बैंकिंग इजी हो जाएगी। सर पहले भी तो 3 बार जाके वापस बाहर निकल चुके हैं। मुझे खत्म नहीं करने दिया आपने। आरजू, बैंकिंग इजी होगी किन के लिए? आपकी जो रूलिंग एलीट है, पैसा जल्दी बाहर लगाने में स्पीडें हो जाएंगी। 2 तरीके कार, इसके 2 फायदे सैलाब के लिए फंड्स इजीली पाकिस्तान आ जाएंगे, और पाकिस्तान से वो फंड्स बाहर जल्दी चले जाएंगे। फैटअप का सिर्फ यही फायदा है। वरना आप कोई चीज वहां पे मैन्युफैक्चर नहीं ऐसी कर रहे जिससे आपको ट्रेड फैटअप की वजह से फायदा हो। आप पाकिस्तान में कोई चीज इंपोर्ट करने की सलाहियत नहीं रखते, और बिजली और दूसरे हालात की वजह से आप कोई चीज ऐसी बना ही नहीं रही जो एक्सपोर्ट की जा सके जिससे आपको फैटअप का फायदा हो। 2 फायदे, सैलाब का फंड जल्दी आएगा पाकिस्तान जो मांगा खैरात में, और वो जल्दी से जल्दी लंदन बैंकों में ट्रांसफर हो जाएगा। सिर्फ फैटअप के ये 2 फायदे। आप वेलकम, नो, आप एंजॉय करें आप इसको। तो सर ये आना जाना तो लगा रहता है, जैसे मैं पहले कह रही थी कि पहले भी 2-3 बार जा चुके हैं और बाहर निकल चुके हैं। अब ये दोबारा जाने के लिए फिर रेडी हो जाएंगे। इनकी तो मतलब हरकतें तो नहीं सुधरनी ना। अभी भी इन्होंने पता नहीं कैसे क्लियर किया है, मैं खुद हैरान हूँ कि जो चीजें थी वो तो क्लियर की नहीं है, तो फिर उन्होंने बाहर कैसे निकाल दिया। लेकिन सर लास्ट में मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि आप किस तरह से देख रहे हैं कि गवर्नमेंट आगे कैसे चलेगी। अभी जैसे जो लॉ मिनिस्टर हैं उन्होंने भी रिजाइन कर दिया है, तो आपके ख्याल से अब उनके जाने के बाद गवर्नमेंट कुछ कमजोर हो गई आजम नजीर ताड़ साहब के? नहीं, उसमें आरसू ये मुझे मेरा ये मैं इस क्वेश्चन के आंसर में एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा। आपको किसने बताया कि गवर्नमेंट ये स्ट्रांग थी? गवर्नमेंट तो पहले ही कमजोर थी। मुझे ये बताएं कि 73 लोगों की गवर्नमेंट है, और जुरिस्डिक्शन क्या है? सिर्फ 25 मील रेडियस इस्लामाबाद का। मुझे ये बताएं, ये जो गवर्नमेंट है, ये सूबा सरहद की गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट को उनके खिलाफ कुछ कर सकती है? नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। तो हुकूमत पहले ही कहां पे इतनी ताकतवर थी? गवर्नमेंट का तो पहले ही हालात कोई नहीं है। ये तो इनके टास्क हैं, ये कुछ अचीव कर पाए, कुछ अगले इलेक्शन तक तो जीतेंगे, वरना ये वापस लंदन चले जाएंगे। इनका ये कोई हुकूमत है। हाँ, तारड़ साहब वाज अमंग द टॉप, जो 5 बड़ी ताकतवर मिनिस्ट्रियां थी उनमें से एक मिनिस्टर थे। एक इस धचका है बिल्कुल नून लीग के लिए, ये आज उन्होंने जो रिजाइन किया है, बिल्कुल धचका। पहले भी कमजोर थी, अब उससे और मजीद कमजोर हो गई, और इससे सिग्नल जाता है कि कमजोर है। चाहे वो कमजोर
अब कितने कमजोर हैं, कितना नुकसान हुआ है, लेकिन उनका इस नाजुक वक्त पर छोड़ देना, हुकूमत को रिजाइन कर देना, इट शोज द वीकनेस ऑफ शहबाज शरीफ, इट शोज द दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग, उनको कमजोर है। उनको कई फ्रंट पे इस वक्त काफी मुश्किलात हैं, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, मैं हमेशा ये कहता था आरज़ू, 11 पार्टियों को साथ लेके चलना कोई आसान काम नहीं है। बिल्कुल ये इसी तरह है जैसे शीशे के ऊपर चलना हो, ये कोई इतना आसान काम नहीं। तो सर ये लोग जाएंगे इलेक्शन की तरफ क्या अब? नहीं, अब नहीं है इलेक्शन, तो अपना पूरा टर्म करेंगे, ये पूरी टर्म करेंगे। उसके बगैर देखा आपने शहबाज शरीफ साहब की जो उनसे क्वेश्चन किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा था कि टफ फैसले हम करें, सियासी नुकसान हम करें और फायदा ये उठाए। ये किस तरह हो सकता है? अब हम अपने टफ क्वेश्चन, इस वक्त हम टफ डिसीजन ले रहे हैं, हम पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे तो तब इलेक्शन में 11 में इन्होंने खुद कहा है कि हम पूरे टर्म पर इलेक्शन कराएंगे। और इस वक्त अगर देखा जाए तो जो नेगोशिएशन चल रही है उसमें से 2-4 चीजें नई उसमें से क्वेश्चन निकले कि शायद इमरान खान साहब, पीटीआई, इमरान खान साहब तो खैर डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं, शायद पीटीआई दोबारा असेंबलियों में वापस चलेगी, यहां तक। और शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े खुश नजर आ रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि वो तो शायद कहा जा रहा है कि वो बाथरूम के अंदर मिठाई खाते हुए पकड़े गए। वो तो देखे, उनसे ज्यादा खुश नसीब कौन हो सकता है। लेकिन परवेज खटक साहब ने उनकी खुशी के ऊपर पानी डाल दिया। उन्होंने कहा जी कि नया ओहदा आपके लिए एज ए प्रेसिडेंट जो है वो क्रिएट किया जाएगा। उनके लिए तो खुशियां, उनकी बच्ची ने इलेक्शन आ रहा है, उसके बाद पहली खुशी उनको यही मिली। बल्कि देखा गया है दो तीन चीजें इस वक्त रडार पे नजर आ रही हैं आरजू। एक तो ये है कि शायद ये असेंबली में चले जाएं। दूसरी ये खबर ये आ रही है कि परवेज इलाही साहब की मीटिंग लंदन में हुई है और उसको तस्दीक भी उसकी की गई है, वहां से भी कुछ सरप्राइज आने लगा है। और तीसरी चीज जो है कि पीटीआई का एक ग्रुप जो है वो भी बनने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है और इसके अंदर से बगावत आएगी। लोग अब बेजार हैं, वो समझते हैं कि पीटीआई के बारे से हवा निकलती जा रही है बड़ी स्पीड के साथ। लेकिन सर इस सब में वो जहांगीर तरीन साहब कहाँ गायब हो गए हैं? कहीं जहांगीर तरीन साहब बड़े एक्टिव हैं आजकल भी। जनूबी पंजाब के अपने लोगों को साथ लेकर जो पार्टी आगे बनेगी उसमें जहांगीर तरीन साहब इज वेरी एक्टिव। और उसमें कई ऐसे नए नए चेहरे आप देखेंगे जो आजकल आपको लग रहे हैं, जो आजकल कई रेडार पर नजर नहीं आ रहे चेहरे, इतने ज्यादा एक्टिव नहीं है। हैवी वेटर्स हैं पीटीआई के जो उस नई पार्टी को जो है तकवीयत देंगे। उससे काफी नुकसान होगा पीटीआई का। लेकिन दर हकीकत इस वक्त आप पिछली मीटिंग में भी जो इनकी इंटरनल मीटिंग थी, शेख रशीद साहब ने भी अपने तहफुजात का इजहार किया है। उन्होंने कहा है कि जो डायलॉग आपके साथ हो रहा है ये ओरिजिनली उनको टाइम चाहिए था, टाइम बाय कर रहे हैं, आपको एंगेज रखा हुआ है उन्होंने नेगोशिएशन में, लेकिन आपके वो बारे से हवा निकलती जा रही है। पीपल आर लूजिंग देयर पेशेंस। और उसमें उन्होंने थोड़ा सा तजर्बा भी हुआ है। अगले दिन जिस तरीके से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लोग सड़कों पे निकलेंगे, लोग नहीं निकले, ये मायूस हुए हैं। और फौरन खान साहब ने जो डैमेज को रोकने की कोशिश की है कि उन्होंने कहा है कि जल्दी से कि इन लोगों को घर भेज दिया जाए और लॉन्ग मार्च के लिए एक बड़ी कॉल दी जाए। और ये ना हो कि लोग 2 दिन इधर उधर बेचारे खज्जल जलील होकर 4-5 टायर चला के तो बेचारे अपना सारा जज्बा जाया कर बैठे और लॉन्ग मार्च के लिए कोई ना आए। लेकिन लग यही रहा है इस वक्त आरजू, पूरी दुनिया का जो मसला है वो इन्फ्लेशन है, महंगाई है। और लोग इस वक्त महंगाई से इतने डिप्रेस हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि खान साहब लोगों को एनर्जाइज करके बाहर निकाल पाएंगे। ये मेरी असेसमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही लग रहा था, लेकिन देखते हैं खान साहब क्या करते हैं और थर्सडे या फ्राइडे को क्या अनाउंसमेंट करते हैं, तो हम फिर दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आए और देखते हैं कि क्या हुआ। बहुत शुक्रिया सर, क्या पाकिस्तान जिंदाबाद। वंस अगेन हैप्पी दीपावली। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।